जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 के दूसरे अध्याय आंकड़ों का प्रक्रमण के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसका जो सबसे प्रमुख बिंदु है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 मापों के विषय में अध्ययन किया जाता है। एक है समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। इस वीडियो में मैं आपको समांतर माध्य क्या होता है या कैसे निकाला जाता है इसके विषय में जानकारी दूंगा। यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का सर्वप्रमुख बिंदु है। तो आइए देखते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य को यहाँ एक परिभाषा के रूप में लिखा गया है कि समांतर माध्य वह संख्या है जो पद मानों के योगफल को पद संख्या द्वारा विभाजित करने से प्राप्त होता है। इसे x बार से दर्शाते हैं। तो अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उन आंकड़ों का योग करके और उनकी संख्या से उसमें भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसी को समांतर माध्य कहते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र है पदमानों का माध्य बराबर पदमानों का योगफल और बटा पदों की कुल संख्या। अब यहाँ पर इस सूत्र का विश्लेषण भी है कि यदि n पद क्रमशः x1, x2, x3 और xn हो तो x बार यानी समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश प्लस xn अपान n या डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा x अपान n, जहाँ सिग्मा x बराबर जो विभिन्न पद हैं x1, x2, x3 और x4 आदि उनको योग करके और विभिन्न पदों की जो संख्या है उनसे भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वही माध्य कहलाता है। तो आइए इनके उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य के उदाहरण देखने से पहले इनका उद्देश्य क्या है और इसके गुण क्या है, इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समांतर माध्य के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य होते हैं। छात्रों में तार्किक योग्यता का विकास करना पहला उद्देश्य है। दूसरा, सकारात्मक सोच का विकास करना। तीसरा, छात्रों में आधारभूत गणितीय कौशलों का विकास करना। और चौथा, छात्रों को समांतर माध्य से परिचित कराना। यह एक बहुत ही आसान गणितीय कौशल है और इसीलिए सांख्यिकी के अध्ययन की शुरुआत में ही इसका अध्ययन करा जाता है। अब देखते हैं समांतर माध्य के गुण क्या हैं। तो इसके यहाँ 3 गुणों का वर्णन किया गया है। यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है, यानी जितने भी इसमें पदमान या आंकड़े दिए होते हैं इसमें सबका योग होता है। और दूसरा है, इसे सरलता से समझा जा सकता है। और तीसरा, इसे सरलता से ज्ञात भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ समांतर माध्य का एक उदाहरण दिया गया है। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी आंकड़ों का वह समूह है जो बिना किसी वर्ग के या क्लासिफाइड किए हुए रखा गया है। तो यहाँ पर ये आंकड़ा दिया हुआ है 23, 29, 20, 32, 23, 21, 35, 25। तो यदि इसका समांतर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा गया माध्य बराबर इन सभी का योग करना है।
जैसा अभी हमने पिछले सूत्र में बताया था, सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा का मतलब होता है योग, और एक्स का मतलब होता है जो विभिन्न पद दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 23 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 32 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 33 प्लस 25, और इनका योग हुआ 206। और इसमें इसकी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से हमने जब भाग दिया तो ये आया 25.75। तो ये 25.75 जो आया, यही इसका समांतर माध्य होगा। यानी इन संख्याओं का के मध्य में जो गिनती है वो 25.7 आएगी। अब इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं। यहाँ पर एक छात्र संख्या दी हुई है और उसका यहाँ पर वर्ग अंतराल और छात्रों की कुल संख्या का डिटेल यहाँ पर है। तो प्राप्तांक देखें, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, 48 से 56 और 56 से 64। ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों में कितने छात्र सम्मिलित हैं किस वर्ग में, उसका वर्गीकरण ये आगे दिया हुआ है। इसको आवृत्ति या बारंबारता भी कहते हैं। 0 से 8 नंबर जो पाने वाले छात्र हैं वो 13 हैं, 8 से 16 पाने वाले 12, 16 से 24 वाले 27, 24 से 32 वाले 28, 32 से 40 वाले 28, 40 से 48 वाले 18, 48 से 56 वाले बच्चे हैं 14, और 56 से 64 वाले हैं 10। कुल छात्रों की संख्या 150। तो यदि इस तरह का कोई आंकड़ा दिया होता है तो सबसे पहले उसका जो समांतर माध्य निकालना होता है तो क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। 0 और 8 का 4, मध्यमान का मतलब होता है इनको दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको मध्यमान कहा जाता है। जैसे 8 और 0 को यहाँ जोड़ा गया और 2 से भाग देने पर 4 प्राप्त हुआ। यहाँ 16 है और 8 को जोड़ने पर 24, और 24 में 2 भाग देने पर 12। इसी तरह से यहाँ सारे के मध्यमान लिखे हुए हैं, इनको एक्स कहा जाता है। 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60। अब इन एक्स और एफ या आवृत्ति और मध्यमान पर आधारित जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ आवृत्ति और एक्स यानी मध्यमान को गुणा करने पर जो गुणांतफल प्राप्त होता है उसका योग करके और आवृत्ति से यानी बारंबारता से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 13 से 4 में गुणा किया गया 52 आया, 12 से 12 में गुणा गया 144, 27 में 20 का 540, 28 में 28 का गुणा 784, 28 में 36 का गुणा 1008, 18 में 44 का गुणा 792, 14 में 52 का गुणा 728 और 10 में 60 का गुणा करने पर 600 प्राप्त हुआ। और जब इनको एफ एक्स को जोड़ा गया तो 4648, 4648 आया। और ये आवृत्ति आप पहले से ही जोड़ चुके हैं 150। तो 150 का जब हम 4648 में भाग देंगे तो समांतर माध्य जो निकल के आएगा वो 309.86, यही इसका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य की पिछली विधि हमने जो आपको बताई उसमें गुणा भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे छात्र छात्राएं गलती कर जाते हैं। इसीलिए यह समांतर माध्य को निकालने की एक सरल विधि यहाँ पर हम बता रहे हैं, जिसे पद विचलन विधि कहते हैं। इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। अब यहाँ पर इनको समझ लेना है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, यानी जो भी हमारा मध्य बिंदु आया हुआ है
इनमें से एक हम संख्या ले लेते हैं और जिससे सारे ही मध्य बिंदुओं को घटा देते हैं, तो उसको ए या कल्पित माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 25 ले लिया है। और दूसरा जो आपको समझना है, एफ यू। एफ वही आवृत्ति है, जैसा कि यहाँ पर ये 12 दिया हुआ है। और यू क्या होता है, यू यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यू बराबर x माइनस ये, यानी मध्यमान में से ये यानी कल्पित माध्य को घटाने पर और उसमें h से भाग देने पर जो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने 25 लिया है और 25 को जब 5 में से घटाते हैं तो -20 आता है। और इसमें h यहाँ पर हमने लिया 10 और 10 से जब भाग देते हैं तो -2 बचता है, यानी और छोटा हो जाता है। इसी तरह से हमने 15 में से 25 घटाया तो 10 बचा और 10 में 10 से भाग दिया तो 1 बचा। तो इस तरह से -1 बचा और ये -2 बचा है। इसके बाद 25 आ गया तो 25 में से जब 25 घटाएंगे तो 0 होगा और 0 में 10 से भाग देंगे तो भी 0 ही रहेगा। यहाँ 35 है, 35 में से 25 हमने घटाया तो 10 बचा और 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आया। यहाँ 45 है, 45 में से 25 घटाने पर 20 प्राप्त होता है और 20 में 10 का जब भाग देते हैं तो 2 बचता है। ये 55 है, इसमें से 25 घटाने पर 30 प्राप्त होता है और 30 में जब 10 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको u यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, f और u का गुणा यहाँ होता है, ये f u निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर f यानी आवृत्ति या बारंबारता 12 है, 12 को 2 में गुणा करेंगे और ये माइनस में है तो इसका गुणनफल भी माइनस में ही आएगा। तो 12 दूनी 24। यहाँ 18 है, इसका 1 से गुणा करेंगे तो -18 आया। ये 27 है, 27 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 20 है, 20 में 1 का गुणा करेंगे 20। 17 है, 17 में 2 का गुणा करेंगे तो 34। और ये 6 है, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18। इस प्रकार से एफ का जब योग करते हैं तो माइनस माइनस अलग जुड़ता है और प्लस प्लस अलग जुड़ता है और प्लस में से माइनस को घटाने पर 30 प्राप्त होता, +30। और आवृत्ति का योग पहले से ही है 100। तो अब इसको जब सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि 25 हमने कल्पित माध्य है उसको इसमें ऐड कर लेंगे। प्लस ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पहले घटा के सारी प्रक्रिया की है ताकि उत्तर हमारा सही आए। तो 25 + 30 बटा 100 गुणे 10 बराबर 25 + 3 और बराबर 28। इस प्रकार से जो उत्तर आया वो 28 है। समांतर माध्य कितना आया, 28। तो आशा है कि ये विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माग के जो 2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, माध्यिका और बहुलक, उनके विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।